Hello students, welcome you all in this video of haloalkane and halorine. Today we are going to do the nature of CX bond in haloalkane and the method of preparation of haloalkane from alcohol. हेलोअल्केन को अल्कोहल से कैसे बनाएंगे और CX बॉन्ड का नेचर क्या है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है हेलोअल्केन में उसका क्या नेचर होता है। इससे पहले हम लोग हेलोअल्केन हेलोअल्केन का क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर ये सब कर चुके हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए और एज यूजुअल जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, सभी को बता दीजिए। ठीक है भाई, सबके काम आएगा ना। आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है तो सभी को आ जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड। कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड हेलोअल्केन में पोलर होता है। ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड कहीं भी होगा तो पोलर ही होगा, क्योंकि जैसे हमने ले लिया CH3Cl। ओके बेटा, कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो भी हेलोजन हम लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बना है। इस वजह से इस बॉन्ड का नेचर क्या होगा भाई, ये बॉन्ड होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें दोनों एटम पर चार्जेस डेवलप होंगे, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या आप कह सकते हो हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हेलोजन के साइड जो है वो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा बॉन्ड का। इस वजह से इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, हम क्या कहेंगे, कार्बन हेलोजन का बॉन्ड पोलर बॉन्ड है जिसपे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और हेलोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब आते हैं हम बॉन्ड की पोलरिटी मेजर कैसे करते हैं। आपने +1 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है बॉन्ड की पोलरिटी जो है कोवलेंट बॉन्ड की, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट। जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, पोलरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, पोलरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ऑफ कोवलेंट बॉन्ड measured in terms of dipole moment, in terms of dipole moment। ओके, कोवलेंट बॉन्ड की पोलरिटी जो है वो डायपोल मोमेंट के टर्म्स में मेजर की जाती है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा बॉन्ड की पोलरिटी उतनी ही ज्यादा। तो हाई द पोलरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, हाई polarity of covalent bond, high polarity of covalent bond will be more polar, high the polarity of covalent bond, dipole moment of the bond, dipole moment of bond will be high। ओके, जितनी बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा होगी उतना ही बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और बॉन्ड का डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा हम कहेंगे बॉन्ड उतना ही क्या है, पोलर ज्यादा है। ओके, बोलने की बात है ना, पोलरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट, और यू कैन से डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा है बॉन्ड की पोलरिटी उतनी ही क्या है, ज्यादा। डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है आप बताइए, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है जनरल यूनिट डीबाई। क्या होती है, जनरल यूनिट। ऐसा यूनिट तो हमें पता है क्या है, कूलम मीटर, लेकिन जनरल यूनिट होती है डीबाई। डायपोल मोमेंट जनरली किसके टर्म्स में मेजर करते हैं, डीबाई के टर्म्स में मेजर करते हैं। ओके, तो देखिए आपको मैं कहती हूँ, हम ये कहते हैं कि दो एटम जो आपस में बॉन्डेड है उनमें इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस है, दो एटम जो आपस में कोवलेंट
जितना ज्यादा डिफरेंस है, हम कहेंगे उस बॉन्ड की पोलरिटी उतनी ही ज्यादा है, उस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा है। इसका मतलब ये पॉइंट निकला, पोलरिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड या कह दीजिए डायपोल मोमेंट दो बातों पे डिपेंड करता है। पहले डिपेंड करता है किस पर, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम। डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और दूसरा डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट यानी बॉन्ड की पोलरिटी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या आप कह दीजिए उसे बॉन्ड लेंथ। अगर दो एटम बॉन्डेड हैं और बॉन्ड लेंथ क्या है, ये है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होती जाएगी यानी दो बॉन्डेड एटम जितने नजदीक आते जाएंगे उतना ही क्या होते जाएगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो डायपोल मोमेंट यानी फिर से सुनना बेटा, डायपोल मोमेंट यानी बॉन्ड की पोलरिटी दो बातों पे डिपेंड करती है। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम, जो दो बॉन्डेड एटम है, जैसे यहाँ पर कार्बन और हेलोजन है, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा, यानी उस बॉन्ड की पोलरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, और सेकंड डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब यहाँ पर है, बोलो, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। ओके, यही होता है बॉन्ड लेंथ का मतलब। आगे बात समझ में देखिए, अगर आपने +1 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो हमने किया है डायपोल मोमेंट जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मैथमेटिकली इक्वल टू 2 इंटू डी। ध्यान से देखिए, डायपोल मोमेंट किसके इक्वल है, 2 इंटू डी। क्या है Q? Q इज द फ्रैक्शनल चार्ज, ठीक है, जो दोनों बॉन्डेड एटम पर क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। और D क्या है बेटा, D है उन दोनों बॉन्डेड एटम के बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ। ठीक है, फिर से देखना, बॉन्ड की पोलरिटी यानी डायपोल मोमेंट दो बातों पर डिपेंड की। बॉन्ड की पोलरिटी या डायपोल मोमेंट एक उस दो बॉन्डेड एटम में जो चार्ज डेवलप हुआ है उस पे, और दो बॉन्डेड एटम के बीच में डिस्टेंस है उस पे। सपोज आपके पास दो एटम है A और B, A और B के बीच में बॉन्ड है और ये बॉन्ड पोलर है। A के ऊपर पार्शियल +2 चार्ज डेवलप हुआ है और B के ऊपर -2। ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या है चार्ज का, प्लस और माइनस साइन छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है Q। और इन दोनों बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस D है। तो डायपोल मोमेंट जो है इस बॉन्ड का, इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का हो जाएगा Q इंटू डी, चार्ज डेवलप इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। इज इट क्लियर? चलिए अब हम आ जाते हैं हेलो अल्केन में डायपोल मोमेंट। ये मैंने आपको डायपोल मोमेंट समझाया क्योंकि अब मैं आपको कहूंगी कि इस बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा है, इसका कम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायपोल मोमेंट कहाँ से आया, डायपोल मोमेंट किस बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बेटा हम लोग मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। इन सभी बॉन्ड के हमने ले लिए डायपोल मोमेंट। ठीक है भाई, क्या ले लिए, डायपोल मोमेंट। ध्यान से सुना, ये आपके पास है मिथाइल क्लोराइड, ये है मिथाइल क्लोराइड, ये है मिथाइल ब्रोमाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बनने वाला है यहाँ पर, ये है मिथाइल आयोडाइड। ओके, और ये उनके डायपोल मोमेंट की वैल्यू, ये उन बॉन्ड के डायपोल मोमेंट की वैल्यू। मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट है 1.847 डी बार, मिथाइल क्लोराइड का है 1.860 डी बार, डी मतलब डी बार। मिथाइल ब्रोमाइड 1.830 डी बार और मिथाइल हाइड्राइड 1.636 डी बार।
अब क्वेश्चन ये है कि डायपोल मोमेंट तो चार्ज पे डिपेंड करता है, दो एटम जो बॉन्डेड एटम है उनमें कितना चार्ज डेवलप हो उस पर डिपेंड करता है, ओके। और चार्ज इसमें ज्यादा है, जितने दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा वो एटम में जो चार्ज डेवलप हो गया वो ज्यादा होगा। सपोज देखो कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, फ्लोरीन की पता है ज्यादा है, कार्बन की 2.1 है, फ्लोरीन की कितनी 4 यूनिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है तो इनके ऊपर जो चार्जेस डेवलप हुए वो ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, जैसे उन्हों अब क्यों ज्यादा है तो आप कहोगे डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज हमने कहा है दैट इज व्हाट द डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम। डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, दो बॉन्डेड एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा है, कार्बन क्लोरीन में उससे कम है, कार्बन ब्रोमीन में उससे कम और कार्बन आयोडीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उससे कम है, जैसे नो। तो डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा मिथाइल फ्लोराइड में होना चाहिए, लेकिन डायपोल मोमेंट मिथाइल फ्लोराइड में ज्यादा है नहीं। डायपोल मोमेंट मिथाइल फ्लोराइड की बजाय किसमें ज्यादा है, मिथाइल क्लोराइड में ज्यादा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, अभी एक्सेप्शनल। व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड, क्वेश्चन सुनिए, डायपोल मोमेंट मिथाइल क्लोराइड का मिथाइल क्लोराइड से ज्यादा क्यों हुआ, जबकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम किसमें ज्यादा है, बोलो मिथाइल क्लोराइड में ज्यादा है। देखिए उसका आंसर के लिए मैंने आपको डायपोल मोमेंट का सारा कंसेप्ट सिखाया। डायपोल मोमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, Q इंटू डी पे। क्यू मतलब क्यू किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डेवलप, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है तो चार्जेस जो बॉन्डेड एटम उन पे ज्यादा डेवलप होगा, और चार्ज ज्यादा होगा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। लेकिन डायपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पे थोड़ी डिपेंड करता है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे थोड़ी डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर ये कहा जाएगा, पीपल पे तो डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? मान लिया हमने कि इन मिथाइल फ्लोराइड ऐसा है, ठीक है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन इज हाई, ओके। मिथाइल फ्लोराइड में क्या है, कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ओके। मीन्स Q is high, Q is high, but Q तो बहुत ज्यादा हो गया, Q बहुत ज्यादा है, ओके, yes or no, Q ज्यादा है, but फ्लोरीन is very small in size। ये क्यों बोलते ना कि फ्लोरीन की साइज छोटी है, is small in size, therefore क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी है तो दो बॉन्डेड एटम के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। therefore D is small, D is very small, is it clear? D is very small। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम को D कहते हैं। सपोज ये एटम A है, ये एटम B है, तो इनके बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस D है, ओके। और यहाँ पर फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी हो गई, जब फ्लोरीन की साइज छोटी हो गई तो दो बॉन्डेड एटम जो कार्बन और फ्लोरीन है उसके लिए D की वैल्यू बहुत छोटी हो गई। फिर Q की वैल्यू ज्यादा लेकिन D की वैल्यू बहुत छोटी। इज इट क्लियर? तो क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट Q इंटू D, रिजल्टेंट प्रोडक्ट, रिजल्टेंट इस वजह से रिजल्टेंट प्रोडक्ट Q इंटू D becomes less, ठीक है, becomes less than मिथाइल क्लोराइड, ओके। इस वजह से मिथाइल क्लोराइड का बॉन्ड का डायपोल मोमेंट जो है वो मिथाइल क्लोराइड से कम होगा। मैडम बाकी सब में क्या हुआ, फिर बाकी सब में वही हुआ जो होना चाहिए था, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते गया, कम होते गया, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते गया तो Q की वैल्यू कम होती गई, Q की वैल्यू कम होते गई तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी कम होती गई,
क्योंकि इनकी साइज में इतना डिफरेंस नहीं है। फ्लोरीन बहुत छोटा है, फ्लोरीन छोटा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है और ये डेफिनेट है। डी की वैल्यू सब में इंक्रीज हो रही है, डी की वैल्यू सब में इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्यू की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। डी की वैल्यू सब में इंक्रीज हो रही है, किसी में भी डिक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि हैलोजन की साइज इंक्रीज हो रही है तो डी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आगे बात समझ में। लेकिन मिथाइल फ्लोराइड में क्यू की वैल्यू ज्यादा थी बट डी की वैल्यू कुछ ज्यादा ही कम थी। क्यू की वैल्यू ज्यादा और डी की वैल्यू कुछ कम, इस वजह से जो प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस वजह से मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट क्या होता है, बताइए बेटा। मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट इससे मिथाइल क्लोराइड से कम होता है। इज इट क्लियर? आपको याद रहेगा कि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड पोलर है और पोलरिटी डिपेंड करेगी क्यू और डी पे, और मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट मिथाइल क्लोराइड से ज्यादा है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं द मेथड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भाई, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। ठीक है, जिसका अभी तक हम वेट कर रहे थे कि ये करना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, हैलो अल्केन को बनाने के मेथड। ठीक है, हैलो अल्केन को बनाने के मेथड में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। हैलो अल्केन को एल्कोहल से कैसे बनाते हैं भी। एल्कोहल से हैलो अल्केन को बनाने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। एक एक मेथड हम डिक्लेयर करेंगे, एक एक मेथड बहुत अच्छे से करेंगे। वो 4 मेथड है कौन सा, एक बार रिव्यू देख लो इसका भी। हैलो अल्केन पहला मेथड को बनाने के लिए एल्कोहल से 4 मेथड है। सबसे पहले हैलो अल्केन को HX के साथ रिएक्शन करा दो, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में OH हट जाएगा और X लग जाएगा। OH हट गया, X लग गया, बन क्या गया, हैलो अल्केन। एक ये मेथड। दूसरा मेथड है हैलो अल्केन को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हीट कर दो। साइड प्रोडक्ट हम देख लेंगे अभी आगे, ये क्लोरो अल्केन देगा। साइड प्रोडक्ट भी देखेंगे, चिंता मत करो। हैलो अल्केन को आप फास्फोरस ट्राइहैलाइड में भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड, ट्राइआयोडाइड, कुछ भी तीनों में से हीट कर दो तो आपके पास हैलो अल्केन बन जाएगा। और फोर्थ मेथड है एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ हीट कर दो। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा क्या, क्लोरो अल्केन। तो एल्कोहल से हैलो अल्केन बनाने की 4 मेथड है। बाय यूजिंग हाइड्रोहेलिक एसिड HX, by using PCl5, by using phosphorus trihalide and by using thionyl chloride। ओके, इनको हम एक एक को ठीक से डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला है हमारे पास फ्रॉम एल्कोहल बाय यूजिंग HX। सबसे बड़ा मेथड भी यही है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। HX भी एल्कोहल और HX में कैसे रिएक्शन है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, एल्कोहल जब HX के साथ रिएक्शन करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब हम मैकेनिज्म करेंगे तो हमें पता चलेगी कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा। X माइनस आएगा, X प्लस X माइनस होता है ना, X माइनस आएगा और OH माइनस आयन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और आपके पास बन जाएगा हैलो अल्केन प्लस वाटर। इज इट क्लियर? ये रिएक्शन है आपके पास, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब एल्कोहल HX के साथ रिएक्शन करता है तो X माइनस न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन को एल्कोहल में से रिप्लेस कर देता है। ठीक है,
अगर हम ये बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी इसमें, इस रिएक्शन में HX की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, हाइड्रोहेलिक की एसिड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, तो हम देखेंगे HI जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, HBr उससे कम है और HCl उससे कम है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी है, हाइड्रोहेलिक एसिड की है, HX की है। भी HI ज्यादा रिएक्टिव क्यों है बताइए, क्योंकि HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड क्या है, वीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आयोडीन की साइज बड़ी है, साइज बड़ी होने से बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। हाइड्रोजन आयोडीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये रिएक्शन एल्कोहल के साथ क्या करेगा, फास्ट करेगा, ठीक है। तो HI का अगर आपसे कोई पूछे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI, HBr या HCl, तो HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन के बीच का बॉन्ड इजीली टूट जाता है, हाइड्रोजन HI जो है वो इजीली थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये बॉन्ड टूट जाएगा और H+ I- आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, जो ज्यादा H+ आयन देता है, इजीली H+ आयन देता है, HI जो है वो इजीली H+ आयन देगा देन कंपेयर टू HBr और HCl, क्योंकि HI की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर HI की रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। ओके, HI की रिएक्टिविटी और बताइए किसकी वजह से है, I- आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। इज इट क्लियर? अगर मैंने आपने पहले की वीडियो देखी है, मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, उसे जरूर देख लीजिएगा GOCP। तो वहां पर हमने किया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, भाई कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, HI में न्यूक्लियोफाइल कौन सा बनता है, बोलो, HI में I-, HBr में Br- और HCl में Cl- आयन, ये न्यूक्लियोफाइल है। और हमें पता चलता है कि HI में I- आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, Br- आयन की उससे कम है और Cl- आयन की उससे कम है, ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्योंकि I- आयन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए I- आयन जल्दी से OH- आयन को रिप्लेस कर देगा, इस वजह से HI ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए कितने सारे रीजन बता दिए मैंने आपको। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, ड्यू टू हाई बॉन्ड लेंथ, हाई मत लिखो, लार्ज बॉन्ड लेंथ, ठीक है, लार्ज बड़ा है, लार्ज बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इज इट क्लियर? ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन के बीच का बॉन्ड वीक है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। HI का बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, इसलिए HI ज्यादा रिएक्टिव एल्कोहल के साथ। और थोड़े से अच्छे क्या साइंटिफिक टर्म में हमने बताया, क्योंकि HI में न्यूक्लियोफाइल I- है, I- आयन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, Br- आयन की कम है, Cl- आयन की कम है, तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जितना होगा उतना ही OH- आयन को इजीली रिप्लेस करेगा। इस वजह से भी इस रिएक्शन में क्या है आपके पास, HI की रिएक्टिविटी ज्यादा है। आई होप दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा, अगर मैं इसी रिएक्शन में एल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करूं, अगर आपसे ये पूछूं एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो हम कहेंगे द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ HX, एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, टर्शरी एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, सेकेंडरी एल्कोहल से उससे कम है और प्राइमरी एल्कोहल उससे कम। ओके, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी एल्कोहल उससे कम है और प्राइमरी एल्कोहल उससे कम रिएक्टिव है। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, ठीक है। चलिए इस बात को हम समझते हैं। अगर हमें ये समझना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल ऐसा क्यों है, टर्शरी एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, प्राइमरी उससे कम क्यों है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है,
mechanism of reaction. See, what do you by the mechanism of the reaction? To study each and every step of the reaction. रिएक्शन के हर स्टेप को स्टडी करना क्या कहलाता है? उसकी मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है। इसके पहला स्टेप है HX जो है वो H प्लस एक्स माइनस में टूट जाता है। होगा HX को जैसे ही आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे, उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन HX का जैसे ही पानी में डिसॉल्व करोगे, HX ब्रोकन इनटू द H प्लस एंड X माइनस। अंडरस्टूड? चलिए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेकंड स्टेप देखना। ये आपके पास एल्कोहल पर H प्लस आयन अटैक करेगा। एल्कोहल पर कौन अटैक करेगा? H प्लस आयन अटैक करेगा। एल्कोहल पर H प्लस आयन अटैक करेगा और अटैक करके बना लेगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ओके। और इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर अब ठीक से देखना, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पर जब X माइनस आयन अटैक करेगा तब इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल में ब्रेकिंग इस तरह से होगी। प्रोटोनेटेड एल्कोहल में हेट्रोलिटिक फिशन होगा बॉन्ड का और बन जाएगा R प्लस एंड वाटर। ये वाला स्टेप जो है रिएक्शन का, ये स्लो स्टेप है। ये रिएक्शन का स्लो स्टेप। आपको पता है रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है? रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है। इज इट क्लियर? ये बन गया आपके पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल से R प्लस का मतलब समझ रहे हो आप? R प्लस का मतलब बन गया कार्बोकैटायन, यानी इस रिएक्शन का रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। क्योंकि रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ही जो कंपाउंड है उनकी रिएक्टिविटी डिसाइड करती है, उसकी स्टेबिलिटी रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिसाइड करती है। अगर मान लीजिए एक पाथ है, उसमें प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, दूसरे से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो रिएक्शन उस पाथ को फॉलो करती है जिसमें बनने वाला कार्बोकैटायन क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। इज इट क्लियर? चलो वो तो धीरे धीरे आ जाएगी ऑर्गेनिक में आगे। पहले ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखो। जब एल्कोहल पर H प्लस आयन ने अटैक किया, वाटर निकल गया और बन गया कार्बोकैटायन। प्रोटोनेटेड एल्कोहल से वाटर निकला, बॉन्ड का हेट्रोलिटिक फिशन हुआ और ये बन गया आपके पास कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन रिएक्शन का इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में इस R प्लस पर X माइनस, ये X माइनस अटैक करेगा और X माइनस अटैक करके क्या बना लेगा? हेलो अल्केन। ये रिएक्शन का फास्ट स्टेप। ये वाला स्टेप ना दो तरीके से होता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे भी X माइनस आयन अपोजिट साइड से अटैक करेगा, वाटर निकलेगा, साइमल्टेनियस होगा वाटर का क्या? रिमूवल और X माइनस का अटैक। उसे कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। इस लेसन में आगे पढ़ेंगे हम लोग SN2 मैकेनिज्म। उसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि पहले वाटर निकल जाए, कार्बोकैटायन बन जाए, कार्बोकैटायन जो मैं आपको यहां दिखा रही हूं, कार्बोकैटायन पर फिर X माइनस अटैक। इज इट क्लियर? यस और ये क्या बन गया बेटा? हेलो अल्केन। तो ये रिएक्शन फास्ट स्टेप है। इस रिएक्शन का स्लो स्टेप कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यानी रिएक्शन का रेट इस पे डिपेंड करेगा। इस रिएक्शन का रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन सा हुआ बेटा? कार्बोकैटायन, यानी एल्कोहल की रिएक्टिविटी मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से नोट कर लेना। एल्कोहल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। ठीक है, और आपको ये पता है, बहुत अच्छे से आपने किया है GOC में, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होता है, बताइए, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है और टर्शियरी कार्बोकैटायन किससे बनता है?
टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है टर्शरी अल्कोहल से। अगर टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है HX के साथ तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? टर्शरी बनेगा। और जब टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल जब HX के साथ रिएक्शन करेगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इस वजह से इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का ऑर्डर ये है भाई, टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम। आगे बात समझ में? चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं। मान लीजिए आपके पास, देखिए ऐसा था, ये एक अल्कोहल है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX, इन अल्कोहल में किसकी रिएक्टिविटी HX के लिए ज्यादा है? तो देखो ये आपको मैंने टर्शरी अल्कोहल दिया, ऐसा ही मैंने सेकेंडरी अल्कोहल दिया, ऐसा ही मैंने प्राइमरी अल्कोहल दिया, और मान लो मिथेनॉल भी दे दिया। मिथेनॉल में कोई आजूक है ही नहीं, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, क्योंकि मिथाइल कार्बोकेटाइन उससे भी प्राइमरी से भी कम स्टेबल होता है। ये आपने +1 में सीख रखा है। इसलिए अल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, और मिथेनॉल तो सबसे कम। ओके, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब मैं आपसे क्वेश्चन देती हूँ कि ये आपके पास अल्कोहल है और ये बताइए इन अल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX क्या होगी? ओके, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स HX, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ HX, HX के साथ इन अल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक ले लिया आपने आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरा हमने ले लिया एन-ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, अगला एग्जांपल है आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, और एक है आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आपसे पूछा है इन कंपाउंड में बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, ये आपके पास थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है अल्कोहल? तो हमें पता होना चाहिए इसमें से कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी। तो आपको पता है ये वाला अल्कोहल प्राइमरी है ना, CH2OH। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कराया है, किस पे OH ग्रुप अटैच है? प्राइमरी कार्बन एटम। ये वाला अल्कोहल भी प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बन एटम से OH अटैच है। ये वाला अल्कोहल कौन सा है? टर्शरी है। और ये वाला अल्कोहल कौन सा है? सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन एटम से OH अटैच। इसीलिए आपको पहले क्लासिफिकेशन पढ़ाया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल आ गए। अब बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? आप कहोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो ये है भी टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ऑर्डर हो गया टर्शरी अल्कोहल है थर्ड, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। उसके बाद आता है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी की रिएक्टिविटी उससे कम होगी। लेकिन प्राइमरी दो आ गए, अब दो प्राइमरी अल्कोहल हो गए, तो अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करें? भाई दोनों प्राइमरी अल्कोहल में ये देख लो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन किसमें ज्यादा स्टेबल होगा? जिस अल्कोहल का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स वही तो है डिसाइड करने के लिए रिएक्टिविटी के लिए, दैट इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, तो देखिए बेटा यहां पर आपके पास फर्स्ट और सेकंड दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, तो पहले वाले में कार्बोकेटाइन बन जाता है वो ये है, पहले वाले में ये कार्बोकेटाइन बनता है। दूसरे वाले में कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है? दूसरे वाले में आपके पास ये कार्बोकेटाइन बनता है।
अब इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन ज्यादा स्टेबल है? इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ध्यान से सुनना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी जीओसी में आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करती है? 3 बातों पे डिपेंड करती है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यहां पर लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। +1 में आपने देख ली होगी जीओसी में, आप +2 में हो, आपने जीओसी में पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल क्यों है। इससे क्योंकि इस प्राइमरी कार्बोकेटाइन जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन एटम पर +I इफेक्ट जो है वो ज्यादा है। इस मिथाइल का भी इस मिथाइल का है, हाँ या नहीं। और यहाँ पर सिर्फ एक ही, मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप का क्या है? +I इफेक्ट। भी अल्काइल ग्रुप में ब्रांचिंग बढ़ जाती है, ब्रांचिंग बढ़ जाती है तो +I इफेक्ट बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप एक ही है ना, तो वो एक ही अल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पर 2 मिथाइल हो गए, वो 2 मिथाइल +I इफेक्ट दे रहे हैं CH को, और ये इसको दे रहा है। इज इट क्लियर? इसका मतलब +I इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग +I इफेक्ट। ओके, कौन सा? +I इफेक्ट बताया आपको, ये करवाया है किसमें? इंडक्टिव इफेक्ट में। +I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन ज्यादा है? जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो +I इफेक्ट ज्यादा एक्सर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग है, ज्यादा अल्काइल +I इफेक्ट दे रहे, इसमें एक ही दे रहा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ाया आपको, ब्रांचिंग हो गई, इसलिए इसका +I इफेक्ट ज्यादा है। +I इफेक्ट ज्यादा है इस कार्बोकेटाइन पे, इसलिए कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा इस एल्कोहल का, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी टुवर्ड्स HX क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, तो आप कहोगे फर्स्ट वाले एल्कोहल की क्या है? रिएक्टिविटी ज्यादा, और सेकेंड वाले की कम, ठीक है। तो ये है इन कंपाउंड में रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HX। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको बेटा, अलग अलग टाइप के एल्कोहल होंगे, आपको कहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ टुवर्ड्स HX। तो आप देख लेना कौन सा एल्कोहल प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी। टर्शियरी एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम। मैडम फंस गए तो जैसे यहाँ फंसे थे, 2 प्राइमरी आ गए, 2 सेकेंडरी आ गए। फिर अगर दोनों प्राइमरी आ गए, दोनों सेकेंडरी आ गए, तो आप कार्बोकेटाइन को बना के देख लो। इज इट क्लियर? अब इससे पता चलेगा आपको कार्बोकेटाइन कौन ज्यादा स्टेबल, दोनों प्राइमरी कार्बोकेटाइन में कौन ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले 3 फैक्टर हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और जनरली इनमें इंडक्टिव इफेक्ट ही लग जाएगा आपका, मतलब जो अल्काइल ग्रुप ज्यादा ब्रांचिंग वाली होगी, इज इट क्लियर? अल्काइल ग्रुप ज्यादा ब्रांचिंग वाली होगी, इसका मतलब वो ज्यादा +I इफेक्ट देगी। +I इफेक्ट जितना ज्यादा होगा कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, चलिए आगे चले। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल में। ये आपको मैकेनिज्म करवा दिया, किस तरह से अल्कोहल जो है वो HX के साथ रिएक्शन करती है। फिर हमने देखा कि उसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखा किसका? HX का, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HCl। ध्यान से सुनिए, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। HX में हम कर रहे हैं HCl, बड़ी सिंपल सी चीज है HCl। बेटा प्राइमरी अगर अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करता है हीटिंग के बाद, और अनहाइड्रस ज़िंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। HCl जो है HCl गैसियस स्टेट में है, HCl गैस अनहाइड्रस ज़िंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेगा प्राइमरी अल्कोहल के साथ, वैसे नहीं करेगा। रिएक्शन तो वही होनी है, दैट इज OH को हटाना और क्या लगाना है? क्लोरीन लगाना। हटा दो OH को, OH हट गए, ये आपके पास बन गया क्लोरोअल्केन प्लस वाटर, प्राइमरी क्लोरोअल्केन बना। 'इज इट क्लियर? अगर सेकेंडरी अल्कोहल हम ले लेते हैं
सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल HCl गैस के साथ रिएक्शन करता है अनहाइड्रस डी क्लोराइड के प्रेजेंस में, लेकिन इस रिएक्शन में आपको हीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इज इट क्लियर? हीटिंग करना पड़ेगा, अनहाइड्रस डी क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करो और ये बन जाएगा आपके पास क्लोरोअल्केन। ओके, अब आपके पास आता है टर्शियरी अल्कोहल। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि रीजन आपको पता है, टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी उससे कम है, प्राइमरी उससे कम। अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ हीट कर दो, जिंक क्लोराइड की भी जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर हीटिंग हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी सॉरी, और ये बन जाएगा टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, प्राइमरी क्लोरोअल्केन, सेकेंडरी क्लोरोअल्केन, टर्शियरी क्लोरोअल्केन। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन मिक्सचर में क्लोरोअल्केन बन रहा है? तो ध्यान से सुनना, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड या क्लोरोअल्केन गिव्स टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन। अगर क्लोरोअल्केन बन रहा होगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? टर्बिड हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे जब प्राइमरी अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो टर्बिडिटी जो है सॉल्यूशन में हीटिंग के बाद ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। और इसमें सॉल्यूशन में टर्बिडिटी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोअल्केन, तो इसमें टर्बिडिटी जो है वो 5 मिनट में मिल जाएगी बिना हीटिंग के। और अगर टर्शियरी अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है तो इमीडिएटली जैसे ही आप अल्कोहल को HCl के साथ मिलाओगे, यू विल गेट टर्बिडिटी इमीडिएटली इन द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में तुरंत टर्बिडिटी मिलेगी। टर्बिडिटी तुरंत मिलेगी, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ये कंपाउंड टर्शियरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? क्या कहा मैंने? द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड gives turbidity in solution। सॉल्यूशन में क्या दे देता है भाई? टर्बिडिटी दे देता है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल जब HX के साथ रिएक्शन करता है तो टर्बिडिटी हीटिंग के बाद मिलती है। ठीक से सुनना जो मैंने कहा, प्राइमरी अल्कोहल जब HX के साथ रिएक्शन करता है, देखिए अगर मैं अब इन्हीं रिएक्शन कॉपी कर ली होगी बेटा आपने, अगर मैंने ये कह दिया प्राइमरी अल्कोहल जब HCl के साथ अनहाइड्रस डी क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो टर्बिडिटी, क्लोरोअल्केन का मतलब है टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। ओके, टर्बिडिटी आफ्टर हीटिंग, तो टर्बिडिटी मिलेगी कब? हीटिंग के बाद, उससे पहले नहीं मिलेगी। टर्बिडिटी मिलना मतलब क्या बनना भाई? क्या बनना? क्लोरोअल्केन बनना। यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, जगह नहीं इसलिए मैं इसको मिटा कर देती हूँ, आप उसके नीचे लिख देना, दैट इज टर्बिडिटी इन 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी मिल जाएगी बिना हीटिंग के। और अगर टर्शियरी क्लोरो अल्कोहल है तो टर्बिडिटी इमीडिएटली तुरंत बनेगी टर्बिडिटी सॉल्यूशन। टर्बिडिटी तुरंत आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल है। बेटा ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl, these are used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। हम इसके प्रोडक्ट जो बन रहा है उस प्रोडक्ट में फॉर्मेशन के टाइम के हिसाब से हम ये बता सकते हैं अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी। देखिए टर्बिडिटी हीटिंग के बाद आई गई मतलब प्राइमरी, टर्बिडिटी 5-10 मिनट में आ गई मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्बिडिटी तुरंत आ गई मतलब टर्शियरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो इस रिएक्शन से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसलिए अल्कोहल फिनोल ईथर में इसी को पढ़ेंगे हम। इस टेस्ट को हम ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। एंड ल्यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं?
HCl गैस, आपने क्या लिया है, HCl गैस प्लस अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर लिया है उसे लुकास रिएजेंट कहते हैं। ये लुकास रिएजेंट है। ओके, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लुईस एसिड है। ये लुईस एसिड है। ये क्या करता है, ये लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन है उस पर अटैक करता है और उस पर अटैक करके इस कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक कर देता है। वीक करने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड के बीच का बॉन्ड ब्रेकिंग आसान हो जाता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेकिंग को इजी करता है। इज इट क्लियर, यस और नो? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भाई आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, आपको पेशेंस बना के रखना है क्योंकि आप ऑर्गेनिक जब कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना है अपने को तो थोड़े लेक्चर भी बड़े होंगे। आराम से देखिए, पॉज करके अपने हैंड राइटिंग में नोट्स कॉपी कीजिए। कोई नई चीज समझ में आती है उसको एक बार दोबारा सुनिए, डेफिनेट आ जाएगी। ठीक है, चलिए आपके पास है द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HBr। एक बार आपको ये बता दूं, HBr एंड HI दोनों एक साथ हो जाती है। ठीक है, HIR C2 रिएजेंट। ये C2 रिएजेंट क्या होते हैं? C2 रिएजेंट होते हैं वो रिएजेंट जो रिएक्शन में जब उनकी जरूरत पड़ती है तभी बनाने पड़ते हैं। पहले से हम उन्हें बना के नहीं रख सकते, पहले से बना के रखेंगे तो डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसे रिएजेंट को C2 रिएजेंट बोलते हैं। तो HBr को देखो कैसे बनाते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं तो पोटेशियम डाइसल्फेट बाइसल्फेट बनता है, यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HBr। ये HBr को बनाने का तरीका है, क्योंकि HBr को लैब में पहले से तो बना के रखा नहीं था। HBr आपने तब बनाया जब रिएक्शन की जरूरत पड़ी, इसलिए हमने HBr को बनाने का तरीका बताया। लेकिन अगर आपको HI बनाना पड़ा तो आप KI को फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे। इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट करना, ठीक है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस HI। क्वेश्चन है क्यों सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते, ये क्वेश्चन भी NCERT में भी है, अच्छा क्वेश्चन है। वाई सल्फ्यूरिक एसिड not used to prepare HI, ठीक है, to prepare HI by पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के साथ से HI बनाने के लिए आपने फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया, सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं किया, जबकि HBr बनाने के लिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया। उसका रीजन ये है, अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया होता तो HI बन तो जाता, बट HI क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो फिर से HI को किसमें कन्वर्ट कर देता, बोलो, HI को फिर से वो I2 में कन्वर्ट कर देता, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट कन्वर्ट्स HI into RD, ओके, इट कन्वर्ट्स ये HI to RD। इस वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, ये HI को फिर से किसमें कन्वर्ट कर देता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए हम यूज नहीं करते इसका। अगर हमें HI बनाना है, हाइड्रोआयोडिक एसिड बनाना है, तो हम फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। चलिए आगे, चलिए आगे है आपके पास एल्कोहल जब HBr के साथ रिएक्शन करेगा, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या होगी बेटा, बस OH को हटाना और ब्रोमीन लगाना है, ब्रोमो अल्केन प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है ये रिएक्शन। एल्कोहल बताओ क्या बनेगा बेटा, एरो पे लिखने से ना, एरो पे लिखने से हमें साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर रिएजेंट एरो पे लिखा है तो मेन प्रोडक्ट लिखो, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। अगर ये कहा एल्कोहल रिएक्शन किया किसके साथ, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मतलब आपको पता है ये दोनों मिलकर HBr देने वाले हैं और इसके साथ रिएक्शन करने से ब्रोमो अल्केन बनेगा, मेन प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर एरो पे रिएजेंट दिया, अगर यहाँ दिया तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, साइड प्रोडक्ट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं एल्कोहल ने रिएक्शन किया HI के साथ, हमने सॉल्यूशन को रिफ्लक्स किया, आयोडो अल्केन बन गया प्लस वाटर। आपको अगर रिफ्लक्स मतलब हीटिंग, तो हीटिंग ही लिखते हो ना, रिफ्लक्स में लिखते हो। रिफ्लक्सिंग और सिंपल हीटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी ओपन कंटेनर में सॉल्यूशन को हीट करना हीटिंग, और सॉल्यूशन को इस तरह से हीट करना कि इसकी जो वेपर्स बन रही है, मान लीजिए आपके पास एक लॉन्ग नेक फ्लास्क है, किसी सॉल्यूशन को ऐसे हीट करना कि इसमें जो वेपर्स बन रही हैं, ठीक है, वो फनल लगा दिया, वो वापस कंडेंस होकर इसी में गिर जाए, वापस इसी में आ जाए, इसे कहते हैं रिफ्लक्सिंग। क्या कहते हैं भाई, रिफ्लक्स। इज इट क्लियर? मतलब वेपर्स जो है वो बाहर नहीं निकले, वहीं पे कंडेंस होकर सॉल्यूशन में वापस आ जाए। फ्लास्क ऊपर लगा दिया ताकि ऊपर जाते जाते तक वेपर कंडेंस हो जाए। दे आर नॉट अलाउड टू स्केप आउट, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लक्सिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX। किस तरह से एल्कोहल ने HX के साथ रिएक्शन किया, HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ। HX की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, एल्कोहल की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, उसका रीजन क्या है, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, HI और HBr को बनाने की प्रोसीजर क्या है। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। आगे है आपके पास द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ PCl5। एल्कोहल से ही बनाना है आपको, सेकेंड मेथड। एल्कोहल से क्या बनाना है आपके पास, बताइए। एल्कोहल से हेलो अल्कीन बनाने का सेकेंड मेथड है बाय यूजिंग PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। बड़े सिंपल से रिएक्शन। देखिए एल्कोहल जो है वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ आप हीट करो तो देखा रिएक्शन कुछ ऐसे होने वाली। ठीक से देखो, यहाँ पे ब्रेक होगा बॉन्ड, यहां से ब्रेक होगा। PCl5 का एक क्लोरीन यहाँ आएगा, एक क्लोरीन यहाँ आएगा और बच गया PCl5 का PCl3, वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो बन जाएगा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl प्लस POCl3, क्लोरो अल्केन मेन प्रोडक्ट POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, ये साइड प्रोडक्ट। इस मेथड से भी आप क्या बना सकते हो, एल्कोहल से हेलो अल्कीन बना सकते हो, क्लोरो अल्कीन। कौन सी हेलो अल्कीन, क्लोरो अल्कीन। ओके, अगला है आपके पास थर्ड मेथड एल्कोहल से। पहला ही मेथड बता दो, आपकी बड़ी इजी है, रिएक्शन विद एल्कोहल एंड PX3। बेटा PX3 मतलब फॉस्फोरस ट्राइओडाइड भी हो सकता है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड भी और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड भी। इन्हें बनाया कैसे जाता है, फॉस्फोरस को आयोडीन के साथ हीट कर दो, फॉस्फोरस ट्राइओडाइड मिल जाएगा। फॉस्फोरस को ब्रोमीन के साथ ऐसे आएंगे, फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन, ओके, हीट कर दो, आपके पास बन जाएगा फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। अब वो हाइड्रोजन, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो आपका। अब जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा PX3 के साथ, साइड प्रोडक्ट लेने में इसमें, तो आपके पास बनेगा हेलो अल्केन प्लस साइड प्रोडक्ट है फॉस्फोरस एसिड। ओके, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर तीन हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस, 3 ऑक्सीजन, साइड प्रोडक्ट। ये बन गया फॉस्फोरस एसिड। ओके,
ओके, अगर हेलोअल्केन PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हेलोअल्केन बनाएगा, अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो और साइड प्रोडक्ट में फॉस्फोरस एसिड बनाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आसान थे, आपको आगे होंगे, मतलब ये दोनों रिएक्शन। अब थर्ड मेथड है आपके पास रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड। व्हाट इज थायोनिल क्लोराइड? इस पे बहुत अच्छा एक रीजन टाइप क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। थायोनिल क्लोराइड, बेटा इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन डार्जन रिएक्शन। ओके, when alcohol react with the thionyl chloride in presence of heated, in presence of some organic solvent, जैसे कि pyridine, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड, देखो SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड, ध्यान से देखिएगा, थायोनिल क्लोराइड। सिंपली रिएक्शन को ऐसे समझेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, थायोनिल क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ओके, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, ये बॉन्ड यहां से टूटा, ये यहां से, ये क्लोरीन, ये आपके पास क्लोरीन, 2 क्लोरीन थी, बच गया H2। सिंपली समझने के लिए, कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो बन गया आपके पास क्लोरोअल्केन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस HCl गैस। मेन बात तो ये है कि इसमें जो भी 2 साइड प्रोडक्ट बने हैं ये दोनों गैसीय स्टेट में बने हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस दोनों किसमें बने हैं? गैसीय स्टेट में बने हैं। तो ये गैसीय स्टेट में प्रोडक्ट इवॉल्व हो जाएंगे, साइड प्रोडक्ट। बच क्या जाएगा बेटा? सिर्फ क्लोरोअल्केन। सॉल्यूशन में क्या बचेगा? क्लोरोअल्केन। because both side product formed, both side products formed are in gaseous state, are in gaseous state, ठीक है? they get evolved off, they escape out, कह दो चाहे escape out, तो escape out हो जाते हैं solution से। So we do not require any method of purification of haloalkane। हमें ये क्लोरोअल्केन को प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्योर क्लोरोअल्केन ये साइड रोड पर निकल गया। अंडरस्टूड? Therefore, this method is usually preferred, this method is usually preferred for preparation of क्लोरोअल्केन। ठीक है, क्लोरोअल्केन बनाने के लिए मेथड प्रिफर किया जाता है। ये क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में आ चुका है कि अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्लोरोअल्केन बनाती, इस मेथड को प्रिफर क्यों करते हैं? इस मेथड को इसलिए प्रिफर करते हैं क्योंकि बनने वाले साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई? गैसेस स्टेट में होते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या है? डार्जन रिएक्शन। जरा इसको लिख लीजिए, आप लिखिए, मतलब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? इसे ये भी ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया है कि ये रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है। मैंने बोल तो दिया था लेकिन लिखा नहीं। pyridine, आप सुन लेना चाहिए, pyridine सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसी के साथ बेटा हमने आज कंप्लीट कर लिया द नेचर ऑफ बॉन्ड ऑफ कार्बन हेलोजन इन हेलोअल्केन एंड द सेकेंड हमने किया द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल। पहला मेथड हमने किया। अल्कोहल से 4 मेथड है बनाने के हेलोअल्केन, बाय यूजिंग HX, बाय यूजिंग PCl5, बाय यूजिंग PX3 एंड बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। ये सारे मेथड हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
और वीडियो को अच्छे से सुनना। कहीं पर कोई अगर कंफ्यूजन है तो पॉज करके वीडियो को दोबारा सुनो उसको, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रिएक्शन को लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए और जब जैसे ही हमारे पास वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे इस लेसन के हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है वीडियो को और लाइक करना है। ओके, हैव ए नाइस डे।